नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं ला एडवाइज में। आज हम बात करेंगे अनसिक्योर लोन है तो बैंक और एनबीएफसी अधिकतम क्या कर सकती है, मैक्स टू मैक्स अधिकतम वो आपके साथ क्या कर सकती है। आज इस पे हम बात करेंगे। तो पहली बात जान लीजिए, लोन कितने प्रकार के होते हैं। लोन कितने प्रकार के होते हैं तो जान लीजिए, लोन केवल दो प्रकार के होते हैं। बहुत सारे प्रकार के होते हैं लेकिन उसमें केवल होते दो प्रकार के हैं, चाहे वो सिक्योर होगा चाहे अनसिक्योर। दो के अलावा तीसरा नहीं होता है, तीसरा कोई लोन नहीं है, सिक्योर लोन चाहे अनसिक्योर लोन। अब बात करते हैं सिक्योर लोन में क्या आते हैं और अनसिक्योर लोन में क्या आते हैं। सिक्योर लोन वह लोन होता है जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कीमती वस्तु बैंक के पास रखी होती है, उसको कहते हैं सिक्योर लोन। सिक्योर लोन में जैसे बस का लोन, ट्रक का लोन, कार का लोन, जीप का लोन और मकान का लोन, दुकान का, फैक्ट्री का, कारखाने का, मॉल का, स्कूल का, की इमारतों का, भवन का, जो आपका प्रॉपर्टी है उसका जो भी लोन होता है उसको सिक्योर लोन कहते हैं। और गोल्ड भी, गोल्ड कीमती चीज आप वहां पे रखते हैं तब उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिलता है तो उसको कहते हैं सिक्योर लोन। प्रॉपर्टी आपके पास है, आपके पास घर के पेपर है, घर है, घर का पेपर आप बैंक में जमा करते हैं, फिर आपको जो लोन मिलता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो लोन मिलता है उसको कहते हैं सिक्योर लोन। और एक लोन होता है अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन मतलब जिसमें कोई भी गारंटी, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कीमती वस्तु बैंक के पास नहीं रखी गई है, उसको कहते हैं अनसिक्योर। तो अनसिक्योर की श्रेणी में आते कौन कौन है। पहला क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉपर्टी तो रखते नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड का लोन अनसिक्योर लोन। पर्सनल लोन अनसिक्योर लोन, बिजनेस लोन अनसिक्योर लोन, एजुकेशन लोन अनसिक्योर लोन, ओडी लिमिट अनसिक्योर लोन। ये जितने लोन मैंने बताया इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगी है। पर्सनल लोन में कोई सिक्योरिटी नहीं लगी है तो इसलिए ये अनसिक्योर लोन है। और अनसिक्योर लोन में एक होता है क्रेडिट कार्ड। ये लोन कम, बीमारी ज्यादा है। क्रेडिट कार्ड तो बीमारी है, आपको इस पे तो 60 से 80% तक ब्याज ले लेते हैं, 60 से 80% तक ब्याज ले लेते हैं। और मैंने तो देखा ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 8-8, 10-10 क्रेडिट कार्ड है, 10-10 बैंकों के क्रेडिट कार्ड है। तो ऐसे ऐसे भी, ये तो 10-10 बीमारी पाले हैं। ये लोन नहीं है, ये तो क्रेडिट कार्ड तो एक बीमारी है। तो बचिए इस बीमारी से, नहीं तो आपको तो परेशान कर देगा ये बीमारी। इसका इंटरेस्ट रेट ही होता है बहुत ज्यादा। और अभी 9 मार्च 2024 को लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, राष्ट्रीय लोक अदालत हो रही है। फाइनेंशियल ईयर का लास्ट समय चल रहा है, मार्च का महीना है। इसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आपके पास डिस्काउंट के बाद भी सेटलमेंट करने के लिए पैसे नहीं है तो आपको किसी रिकवरी एजेंट के द्वारा आपको डराया जाता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोक अदालत का मतलब समझौते की अदालत। इसमें क्या होता है, बहुत लोग हमें फोन कर रहे हैं, सर लोक अदालत की नोटिस आ गई, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। रिकवरी एजेंट कह रहे हैं नहीं जाओगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपका वारंट इशू हो जाएगा। अरे लोक अदालत मतलब समझौते की अदालत। होता तो कोर्ट से आता है लेकिन कोर्ट में भी ये लोक अदालत अलग है और कोर्ट की अदालत अलग होती है, उसकी प्रोसेसिंग अलग है, इसकी प्रोसेसिंग। ये लोक अदालत समझौते की अदालत। पंचायत होती है, पंचायत की अदालत माने आपसी समझौते के हिसाब से जो जजमेंट होता है उसको लोक अदालत कहते हैं। आपसी सहमति से जो निर्णय निकलता है उसको लोक अदालत कहते हैं। इसका कोई हार या जीत नहीं होती लोक अदालत में, जेल नहीं होता लोक अदालत में, किसी को आदेश नहीं दिया जाता कि आपको जेल कर दिया जाएगा या फिर वारंट इशू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोक अदालत की नोटिस आपके पास आई है, रिसीव किए, नहीं गए कोई बात नहीं, रिसीव किए चले गए, समझौता हुआ ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। आपने रिसीव नहीं किया और नहीं गए तो भी कोई बात नहीं,
और रिसीव किया, चले भी गए और समझौता नहीं भी हुआ, आपका बैंक के और आपके बीच में समझौता नहीं हुआ तो भी कोई बात। तो लोक अदालत का जो डर है, डर को निकालिए, समझौते की अदालत, इसमें समझौता होता है, आपसी समझौता होता है, जेल नहीं होता, वारंट नहीं होता। और जान लीजिए अनसिक्योर लोन में क्या कोई पूछता है सर अनसिक्योर लोन में कि क्या 5,000 का 10,000 20,000 का लोन है तो क्या केस हो सकता है? मेरा 2 लाख का लोन है तो क्या केस हो सकता है? तो 5,000 रुपए के लोन पे भी केस हो सकता है, 5,000 के लोन पे भी केस हो सकता है। लेकिन 2 लाख के लोन पर आपको बहुत लोग कहेंगे सर मेरा तो 2 लाख का लोन था लेकिन हमारे ऊपर अभी तक कोई केस ही नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है उसका भी कारण है, 2 लाख का लोन है फिर भी आपके ऊपर केस नहीं हुआ है, क्योंकि देखा जाता है जैसे क्रेडिट कार्ड का है, क्रेडिट कार्ड के लोन, आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपने कोई चेक तो दिया नहीं है, चेक नहीं दिया है। पर्सनल लोन लिया है तो उसमें चेक तो दिया नहीं है। यदि आपने चेक नहीं दिया है तो 138 चेक बाउंस का केस तो नहीं लगेगा। बहुत लोग कहते हैं सर मैंने कैंसिल चेक दिया है, अरे कैंसिल चेक से चेक बाउंस का केस नहीं होता। पर्सनल लोन में आपने ऑनलाइन लिया हुआ है तो उसमें चेक नहीं दिया है तो आपके ऊपर 138 का केस नहीं लग सकता। और जैसे होता है ईसीएस का, अगर आपने जैसे क्रेडिट कार्ड लिया है उसमें ऑटो डेबिट ईसीएस को नहीं लगवाया है, और वैसे भी करंट अकाउंट वगैरह में तो ये ईसीएस को नहीं लगाते हैं, अगर ईसीएस भी नहीं लगा है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट टैक्स सेक्शन 25 का भी केस नहीं होगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट का भी केस नहीं होगा क्रेडिट कार्ड में, और आपके पास चेक बाउंस का भी केस नहीं होगा क्रेडिट कार्ड में। तो ये आपसे क्रेडिट कार्ड में केवल ये ब्याज चाहते हैं, मिनिमम अमाउंट के नाम पे ब्याज आपसे वसूल करना चाहते हैं, ये केस नहीं करना चाहते वो मिनिमम, ताकि आप ब्याज भरते रहे। होम लोन वगैरह होता है, होम लोन तो आपको 8% 9% तक भी मिल जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का लोन 50 दिन के लिए आपको फ्री देते हैं, और उसके बाद अगर ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो 60% 80% तक ब्याज लगाते हैं, और 3 से 4 महीने में तो ये डबल ही कर देते हैं, पूरे अमाउंट को ही डबल कर देते हैं। तो इतना तगड़ा ब्याज लगता है। उसके बाद भी कंपनियां में बहुत ज्यादा देखा गया है रिकवरी एजेंट केस नहीं कर सकते, इसलिए चेक आपने दिया नहीं, चेक बाउंस का केस 138 नहीं लगेगा। ईसीएस ऑटो डेबिट आपने क्रेडिट कार्ड में नहीं लगवाया है तो ऑटो डेबिट में आपका केस नहीं होगा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 में। यदि आपके ऊपर रिकवरी का केस करते हैं 5 लाख की अगर आपका लोन ईएमआई है बाकी है, अगर ये रिकवरी का केस करेंगे तो 15 से 20% तो इनको कोर्ट की फीस भरनी पड़ेगी। इनको तो 1 लाख रुपए उनकी आप फीस, कोर्ट की फीस जमा करनी पड़ेगी, तब तो रिकवरी का केस फाइल होगा। तो ये करते क्या है, ये आपके पीछे एजेंट लगा देते हैं, यही भिखारी जो घूमते हैं कुत्ते, जो थर्ड पार्टी होते हैं, जिनके पास डीआरए का लाइसेंस नहीं होता है, आई कार्ड नहीं होता है, होम विजिट लेटर नहीं होता है, लगा देते हैं 20 25% पे, ताकि आपको 20 से 25% दे करके तो आप पैसे दिलवाते हैं तो उस पर 20% उनका कमीशन हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड के केस में मैंने देखा है 38 से 40% तक तो क्रेडिट कार्ड तो पेमेंट नहीं होता है, और 30 से 35% तक तो सेटलमेंट करा देते हैं, 60-70% तो ऐसे ही क्रेडिट। फिर भी ये बैंक और एनबीएफसी कंपनियां फोन करके आपको बुला करके, फोन करके, कस्टमर केयर बैठा करके आपको क्रेडिट कार्ड क्यों देना चाहती हैं? क्योंकि आपसे मोटा पैसा कमाना चाहती है, मिनिमम बैलेंस के नाम पे आपसे ब्याज वसूल करना चाहती हैं, ये कमाई का बहुत बड़ा स्रोत बनाना चाहती हैं। 80% तक ब्याज हो जाता है तो आपसे ब्याज से कमाना चाहती है। और कई लोग पूछे हैं कि सर कब एनपीए कब होता है? 3 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद एनपीए होता है, और एनपीए को बैंक ज्यादा नहीं दिखाना चाहती है, एनपीए को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती है। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में लिस्ट है,
हर बैंक और एनबीएफसी शेयर मार्केट में लिस्ट है, शेयर मार्केट में लिस्ट है। अगर इनका एनपीए बढ़ेगा, और ऑनलाइन सब कुछ है, ऑफलाइन नहीं है, अगर एनपीए बढ़ेगा, शेयर मार्केट में लिस्ट है, तो आप उनके शेयर गिरने लगेंगे, शेयर तेजी से गिरने लगेंगे। तो इसलिए उनको एनपीए ज्यादा नहीं दिखाना चाहती है, इसलिए एनपीए ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती है। अभी पिछले समय में एक लक्ष्मी विलास बैंक था, उसने उनका एनपीए 26% से ज्यादा हो गया। माने 26% मतलब 100 लोग ने लोन लिया, 26 लोग ने लोन को वापस नहीं किया, जिसके कारण बैंक ही बंद हो गया। तो इसलिए एनपीए न बढ़े, इसलिए वो आपके ऊपर, आपके पोर्टफोलियो को सेटलमेंट करके खत्म करना चाहती हैं। आपके ऊपर केस नहीं करना चाहती हैं कि केस किया जाए उससे कोई फायदा हो, ऐसा नहीं करना चाहती हैं। इसलिए ईएमआई नहीं दे रहे हैं, ईएमआई का डिफॉल्ट हो जा रहा है, तो वो सेटलमेंट पे आती है, सेटलमेंट कर लेते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। अनसिक्योर लोन में बैंक आपका अधिकतम 138 चेक बाउंस नहीं हो सकता, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 नहीं हो सकता। उसके बाद रिकवरी के लिए केस फाइल करेंगे तो उनको 1 लाख रुपए पैसे देने पड़ेंगे, कोर्ट फीस जमा करना पड़ेगा, 5 लाख का लोन है, तो इसलिए वो इस पे नहीं जाते हैं, रिकवरी एजेंट को पीछे लगा देते हैं ताकि ये कैसे भी सूल करके ले आए। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी अनसिक्योर लोन है, 2 लोन हो, 5 लोन हो, 25 लोन हो, 25 के 25 ईएमआई डिफॉल्ट हो, फिर भी ये क्राइम नहीं है। किसी थाने में, चौकी में आपके नाम पे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है, एकदम कहीं नोट कर लीजिए। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में आपके किसी भी थाने में, चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। और कोई भी पुलिस आपके घर पे नहीं आ सकती रिकवरी के लिए। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखने का। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे रिकवरी करने का काम पुलिस का नहीं है। तो आप डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने। और आप हैं कहां? इंडिया में है, स्वतंत्र देश में है, यहां पे लोकतंत्र है, सबसे अच्छा संविधान यहां पे है। आपके राइट्स, आपको अपने राइट्स, अपने अधिकार पता होने चाहिए। कभी भी 138 चेक बाउंस का केस हो, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो, सेम डे बेल, सेम डे बेल, आपको जेल नहीं हो सकती पेमेंट एंड सेटलमेंट में। लेकिन आपके पास नोटिस आती है, कोर्ट की नोटिस है, जेन्युइन नोटिस है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप हमें व्हाट्सएप दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई नोटिस आती है, सम्मन आता है, तो सेम डे बेल करा लीजिए। नहीं, अगर आप नहीं कराते हैं तो बीडब्ल्यू के बाद भी नहीं जाते, एनबीडब्ल्यू के बाद भगोड़ा पीओ। तो इसलिए आपको सेम डे बेल हो जाती है, आपको सेम डे बेल करा लेना है। और कभी भी कोई रिकवरी एजेंट, यदि आपको पुलिस बनके कि मैं क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, ऐसे बातें करे, कोई भी पुलिस कोई आपको फोन करके धमका नहीं सकता है लोन की ईएमआई के लिए, वो फर्जी होते हैं। और कोई भी एडवोकेट बन के आपको डरा रहा है कि ये एडवोकेट है और आपसे बात कर रहा है, फोन पे कोई एडवोकेट है, अगर ऐसा बात कर रहा है तो इसका मतलब वो फर्जी है। कोई भी एडवोकेट, चाहे वो तहसील स्तर का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, कोई भी एडवोकेट आपको फोन करके धमकी नहीं दे सकता, लोन की ईएमआई के लिए नहीं मांग सकता। कोई भी एडवोकेट ऐसा नहीं कर सकता, ये फर्जी एडवोकेट होते हैं, ये कोई राइट्स ही नहीं है। एडवोकेट आपको नोटिस भेज सकता है, लेकिन आपको कभी भी फोन करके धमकी नहीं दे सकता। तो कभी भी ऐसी फोन आते हो, क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बोल रहे हो या एडवोकेट हाई कोर्ट बोल रहे हो, तो समझ जाइए ये फर्जी है, इनको इनकी भाषा में ही जवाब दे दीजिए। आपका और किसी प्रकार का नोटिस आता है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस या आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया अदर स्टेट में करते हैं तो सेम डे बेल, अगर आर्बिट्रेशन प्रक्रिया अदर स्टेट में करते हैं तो आपको उस पर ऑब्जेक्शन लेटर दे देना है, आपत्ति देना है। कभी भी ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया, आर्बिट्रेटर एक्ट आपको ये नहीं कहता है कि नहीं आपका अधिकार को खत्म कर लिया गया है, आपके गृह जनपद, होम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, तो वहीं पे आप एक नोटिस, इनको ऑब्जेक्शन लेटर दे दीजिए। उसके बाद कोई भी, अगर आपके पास 13(2) का नोटिस आता है, 13(4) का नोटिस आता है या डीएम साहब का नोटिस आता है, तो आपके कोई भी संवैधानिक अधिकार को समाप्त नहीं हो जाता है। सरफेसी एक्ट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपके अधिकार का खत्म कर दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।